कोई फर्क लगा है आपको पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में? तो पाकिस्तानी मीडिया में अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले बड़ी शानदार स्टोरी आई थी। इनफैक्ट मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि मैं आरजू से पूछूं कि स्टोरी के बारे में क्या हुआ। आरजू, एक गैम्बलिंग के आरोप में एक गधे को अरेस्ट कर लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, और उसकी बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बनी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ, उस गधे को जमानत मिल गई है या नहीं, या पाकिस्तान में गधे जनाब अभी भी जेल में है? और मुझे समझ नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी सुदृढ़ क्यों हो गई हो कि गधों को भी जेल में डालना पड़ रहा है। आपने व्यापार तो बहुत करा चाइना के साथ गधों का, लेकिन गधों को आप जेल में भी डालेंगे, ये मैंने पहली बार सुना है। सर एज अ जर्नलिस्ट मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, क्योंकि मैं आजकल सिर्फ ये तो करना चाहिए आपको। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वर्ल्ड की है कि पाकिस्तान ने गधे को अरेस्ट कर लिया। आप बताइए, ऐसी न्यूज होगी तो दुनिया में कोई बिना चाव के पढ़े बिना कैसे रह सकता है? जो बताइए ना मुझे, आप खुद बताइए। नहीं सर, इस तरह की न्यूज आपको पता है हर जगह ही चलती है, बॉर्डर के दोनों तरफ अजीब अजीब सी न्यूज आती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने कोई डिफरेंस देखा है गधे के अलावा? कुछ देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में? कोई फर्क लगा आपको? देखिए, मुझे लगा कि पाकिस्तानी मीडिया आजकल इंडिया की तरह डिबेट डिस्कशन बहुत सारे कर रहा है, बहुत सारे शो चाइना को लेकर भी कर रहा है कि चाइना और भारत के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया जितना मैंने 2-2.5 दिनों के अंदर देखा और महसूस किया, वो ये महसूस किया कि आपके जो वजीर खाजरा जिनको बोलेंगे, शायद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़े परेशान है कि कहीं भारत फ्लैग अटैक कहीं पाकिस्तान के ऊपर ना कर दे, और वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तो मुझे अभी यही लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी बहुत डरा हुआ है कि चाइना जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 43 सैनिकों को हमने मार डाला वहां पर, और बहुत बुरी तरह रीढ़ की हड्डी और गर्दन तोड़ तोड़ कर मारे है, क्योंकि चाइनीज की जो पीएलए है उनको युद्ध का किसी भी तरह का अनुभव तो है नहीं। उन्होंने आज तक एक युद्ध नहीं लड़ा, और वियतनाम वॉर में भी उन्होंने मुंह की खाई थी, और इंडियन अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चाइनीज मीडिया के अंदर अभी भी मोदी फोबिया पूरी तरह से बरकरार है। वो इस बात को लेकर बड़े डरे हुए हैं कि कहीं भारत आकर उनके 4 टुकड़े न कर दे। इस बात की चर्चा तब से हो रही है जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर शासन संभाला है वजीर आजम बनकर। अगर मैं आज की तारीख में कश्मीर की बात करूं आपसे, तो लगातार 10 दिन से न केवल इनकाउंटर चल रहे हैं, वहां पर बुरी तरह टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, बल्कि सीमा पर भी पिछले हफ्ते में आपके सैनिक अफसर मारे गए, हमारे कुछ जवान मारे गए। सीज फायर का लगातार वायलेशन हो रहा है। अगर ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा तो क्या भारत का मीडिया उसके लिए आंखें बंद कर लेगा? दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके आईएसआई और जनरल्स और कभी कभी इमरान खान को गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुला लिया जाता है, ऐसी फ्लैग मीटिंग बार बार क्यों होती है? जो इंडिया फोबिया पाकिस्तान के मन में पूरी तरह समाया हुआ है। मुझे पता है 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, वो भारत से ही आजाद हुआ था, हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन दूसरा बेटा मुझे ऐसा लगता है बिगड़ गया है, एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप अगर अपने राजकोषीय घाटे को देख लें, आप अगर एक एवरेज पाकिस्तानी के ऊपर लदे कर्ज को देख लें, इन तमाम चीजों को देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान वाकई एक सेंसिबल मुल्क बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर कंसर्न भी है, यहाँ पर चिंता भी है, और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है। हाल ही के दिनों में खबर आई थी कि फिर से नई कोशिश हो रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और मैं आपको जरा ताजा उदाहरण दे दूं। कल की मैंने खबर पढ़ी है, गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अस्पताल हैं उनको खाली करा लिया गया है। खाली इस डर से कराया गया है कि अगर हमारे सैनिक वहां पर घायल होकर पहुंचे तो उनको तीमारदारी हो सके। तो सोचिए किसके मन में डर है? डर पाकिस्तान के मन में है, डर भारत के मन में है? इंडिया फोबिया पाकिस्तान के मन में है या पाकिस्तान फोबिया इंडिया के मन में है? आपको कैलकुलेट कर सकती हैं। ये खबरें आपके प्रमुख अखबारों के अंदर छपी, आप चाहें तो मैं इसका प्रिंट आउट आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर सकता हूँ। नहीं सर, पाकिस्तान को ऐसा इंडियन फोबिया नहीं है, लेकिन हाँ जाहिर है हम दोनों एक नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे तो नहीं रह सकते कि एक दूसरे की खबर ना रखें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स खाली करवा लिए गए हैं, या आप बना रहे हैं, जो आप न्यूज दे रहे हैं अपने लोगों को वो आप ठीक दे रहे हैं या आप मिसगाइड कर रहे हैं? नहीं, आप कुछ अच्छी बात कर सकते हैं, क्यों नहीं? कोई पॉजिटिव भी तो कुछ होता होगा। ठीक है, नेगेटिव करें लेकिन कुछ पॉजिटिव भी करें ना।
बताइए आरजू जी, मैं क्या पॉजिटिव करूं? ये पॉजिटिव खबर करूं हंसाते हुए हमारे दर्शकों को कि गधे को गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान में? ये खबर करूं कि 5 जो फिदाइन हैं उनको एलओसी के पार इसलिए घुसाया जा रहा था क्योंकि वो भारत पर फिदाइन हमला कर सके? ये खबर करूं कि हाँ, वहां पर एक आतंकवादी मारा गया और उसने कहा कि पाकिस्तान जब तक हमारा सरपरस्त बना रहेगा तब तक कश्मीर के अंदर आतंकवाद जारी रहेगा? मैं ये करूं कि भारत ने टिड्डी दल से पाकिस्तान को निपटने के लिए फौरी तौर पर मदद देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हेकड़ी के अंदर उसको इनकार कर दिया। मैं ये खबर रिपोर्ट करूं कि उरी और पठानकोट क्यों हुआ था और पाकिस्तान ने इसके पीछे क्या किया था? अरे भाई, हमने तो आपकी आईएसआई तक को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया था, लेकिन आपके मन में राम और बगल में छुरी होती है, ये पाकिस्तान की फितरत रही है। मैं पिछले 30 साल से पाकिस्तान को कवर कर रहा हूँ आरजू, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जब लाहौर बस लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उसके बदले में आपने क्या दिया था? उसके बदले में आपने दिया था करगिल। अगर मैं 2001 की बात करूं, जब आगरा समिट हुई थी, उसके बाद आपने क्या दिया था? जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक और पार्लियामेंट पर अटैक। हमने जब सरहद पर सीमाएं बढ़ाई उसके बाद आप डरे, आप चुप हुए, लेकिन 2005 और 2006 में आपने क्या दिया? अब पूरे की पूरी मुंबई में ट्रेन के ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, दुनिया भर के और ब्लास्ट, और उसके बाद 2008 में आपने क्या दिया? आपने दिया मुंबई का अटैक जिसमें हमने एक जिंदा टेररिस्ट को पकड़ा और न केवल उसको एग्जीक्यूट किया बल्कि पूरी की पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ एग्जीक्यूट किया। आपका देश तो ऐसा है कि जो ना करगिल के सैनिकों के शव अपने घर पे लाके उनका जो है अंतिम संस्कार या ये कहें सुपुर्दे खाक करता है, और ना ही आपने ये माना कि अजमल आमिर कसाब आपका लड़का था, जबकि जियो टीवी बता के हार गया कि ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है, ये उसकी बेटी है। ऐसे फेल्ड स्टेट की मैं क्या तारीफ करूं, मुझे बताइए। आपका जो पूरा का पूरा देश है वो गर्त के अंदर जा रहा है आरजू, आपको समझना होगा। इसीलिए मैंने आपको उस दिन ऑफर किया था, आप इलाहाबाद से रहने वाली हैं, आप मुहाजिर हैं, आप आ जाइए, मैं बढ़िया सा मकान आपको गिफ्ट कर देता हूँ इलाहाबाद में, वहीं रहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है जहाँ से ओसामा बिन लादेन निकले, जहाँ से हाफिज सईद निकले, जहाँ पर मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग पाए जाए, जहाँ पर डेनियल पर्ल जैसे पत्रकार की हत्या हो। मैंने उसकी किताब को कई बार पढ़ा है और मैंने महसूस किया है कि शिद्दत से उस आदमी ने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की और किस कॉन्स्पिरेसी के साथ आपको मालूम पड़ा मारा गया उसको। मैं क्या तारीफ करूं, आप बताइए। मैं क्या उस इमरान खान की तारीफ करूं जो गधों से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं और चाइना के अंदर गधों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके सोचते हैं कि उनके देश की जीडीपी बढ़ जाएगी? क्या मैं उस प्रधानमंत्री की तारीफ करूं? मैं उनको एज अ प्लेयर बहुत मानता था, मुझे अच्छे लगते थे, मैं उनका फैन था इमरान खान के, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है, एक ऐसा फेल्ड प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। और ये मैं नहीं कहता, ये आपका पूरा का पूरा देश कहता है कि इमरान खान एक इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है आईएसआई और सेना के द्वारा। अब ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को यही नहीं पता कि वो अगले 1 साल की रोटी, अगले 1 साल का पैसा कहां से जुटाएगा, मैं क्या तारीफ करूं पाकिस्तान की? मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की वहां पर लड़कियों को? क्या मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की वहां पर छोटी छोटी हिंदू लड़कियों को उठाकर मस्जिद में ले जाया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करा दी जाती है? क्या मैं ये तारीफ करूं कि वहां पर पंजाबी और सिंधियों के पंजाबी लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होता है? क्या मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की कि जिस जगह को धरती का स्वर्ग कहा जाता था उसको आधा अपने चाइना को गिरवी रख दिया? आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, बताइए किस बात पर तारीफ करूं? मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, इसमें बता दीजिए एक भी तारीफ का पॉइंट है, मैं यहाँ पर 1 घंटे आपके देश की, आपके मुल्क की तारीफ करूंगा। आपने पूरे के पूरे बलूचिस्तान को चाइना को गिरवी रख दिया है। आप ग्वादर पर वहां पर पोर्ट बना रहे हैं, आपने एक चाइनीज कॉलोनी वहां पर बना दी है। मैंने अपने शो में उस दिन एक पाकिस्तानी मौलवी की आवाज को सुनवाया था, तो कह रहे थे कि चाइनीज अब हमको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, इससे पहले कि वो हमारे देश पर कब्जा करके इनको निकाल के बाहर करो। और आपके साथ जो पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी थी कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, मैं तो कमेंट करना ही नहीं चाहता था। आप मुझे पूछने क्या पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते? बताइए मैं क्या पॉजिटिव दिखाऊं? ये पॉजिटिव दिखाऊं कि कराची में कोरोना की प्रिपरेशन से पहले ही वहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए। सर मुझे ये बताएं कि आप लोग चाइना और पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से क्यों डील करते हैं? चाइना आपको उधर आके इतनी मार लगा रहा है, आप लोग अपने बिजनेस टाइज उसके साथ नहीं खत्म कर रहे, आप लोग उसको कोई सख्त जवाब गवर्नमेंट आपकी नहीं दे रही, सिर्फ कह रहे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। इस तरह का आप लोग सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक छोटा देश है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और चाइना एक बड़ा मुल्क है, तो आप इसलिए चाइना के आगे आप लोग लेटे हुए हैं और पाकिस्तान को आप जो है वो चौड़े होके देख रहे होते हैं। ये डिफरेंस क्यों है?
भाई हम मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान अब चाइना की मात्र एक कॉलोनी बन गया है, कोई देश वेश रहा नहीं है आरजू जी। और आप भी इस हकीकत को समझ लीजिए, 10-15 साल में आपको इस हकीकत का एहसास हो जाएगा। जहां तक चाइनीज की बात है, जहां तक चाइनीज सोल्जर से हमारे निपटने की बात है, हमारे 20 सोल्जर्स वहां पर शहीद हुए हैं, लेकिन मारते मारते शहीद हुए हैं। 43 सोल्जर्स को उन्होंने चाइना के हल्कान किया है। उनमें से 1 दर्जन ऐसे थे जिनकी रीढ़ की हड्डी हाथों से तोड़ डाली गई, उनकी गर्दन तोड़ दी गई, इसलिए क्योंकि 20-29 प्रभु जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे उन पर हमला किया गया था घात लगाकर। अब कश्मीर पे तो बड़े प्रस्ताव पास करते हैं। अब बताइए ना, चाइना के अंदर जिन मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, उनके बारे में तो पाकिस्तान बोलने के लिए कभी खड़े नहीं होता। आप छोटा भाई बड़ा भाई हमको समझा रहे हैं आरजू। आप मुझे बताइए कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी मीडिया ने उइगर मुसलमान के बारे में एक शब्द बोला? चलिए मीडिया छोड़ दीजिए, क्या पाकिस्तान की सरकार ने एक शब्द बोला? चलिए पाकिस्तान की सरकार छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की सेना जो वहां की सरकार चलाती है उसने एक शब्द बोला? चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, मैं आईएसआई की लेता हूं जो सबसे बड़ी एलआई है चाइना की। उइगर मुसलमानों की जो समस्या है उसके बारे में आईएसआई ने एक शब्द बोला? जिस दिन आप ये तमाम जवाब हाँ में देने लगेंगे, उस दिन मैं आपको कहने लगूंगा कि हाँ, चाइना में भी कुव्वत है, अब चाइना वाकई में एक नेशन बन गया है। चाइना की जो आप बात कर रहे हैं कि आपने चाइना के इतने फौजी मारे हैं, वो आपका दावा है। चाइना ये बात नहीं मान रहा है, ना ही चाइना अपने लोगों के मरने की बात कभी मानता है अर्जू? आप तो पत्रकार हैं, बता दीजिए, चाइना अपने देश के बारे में कुछ बताता है? चाइना ने आज तक बताया कि कोरोना से कितने लोग मारे गए? आप भी खुद पत्रकार है ना, पत्रकार टू पत्रकार बात करिए। चाइना को कोई और सबक नहीं सिखाएगा, सरकार नहीं सबक सिखाएगी, बल्कि यहाँ की जनता सबक सिखा देगी, क्योंकि उसके मन में अब ये बात आ गई है कि चाइनीज प्रोडक्ट को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से वो हथियार खरीद के हमारे लोगों की हत्या करता है। जिस तरह से पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से पैसा लेकर हमारे यहाँ पर आतंक को एक्सपोर्ट करता है। और मैं तो अपने टेलीविजन चैनल पर आजू ठोक कर बोल के आया हूं, मैंने तो अपने कपड़े भी बदल दिया, मैं सिर्फ स्वदेशी कुर्ता पजामा पहनता हूं अपने शोज के दौरान, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक रिजॉल्व दिखाना है देश के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, कि अगर चाइनीज से आने वाले क्लोथ और प्रोडक्ट अगर हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा बन रहे हैं, और खासतौर पर खतरा नहीं, अगर उससे हमारे देश को किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है, तो हमको उसका बहिष्कार करना ही पड़ेगा। लोग टीवी जलाएंगे आरजू, तभी सरकार इस बात का दबाव बन पाएगा सरकार पे कि हाँ, हमको चाइना से इस तरह का व्यापार नहीं करना है। पूरा व्यापार कोई देश नहीं बंद कर सकता, क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। लेकिन कैसे कम किया जाए, निसंदेह सरकारें उस पर विचार कर रही है। तो जो पब्लिक अपना फ्रिज और टीवी जला रही है, क्या सरकार उसको देगी दूसरा? ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ गधों को जेल कर दिया जाए। हिंदुस्तान का आदमी अपने डेमोक्रेसी के प्रति इतना संवेदनशील है, इतना समझदार है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो जानता है प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, वो जानता है प्रोटेस्ट कैसे करनी चाहिए। आप भूल गए 1942 में कि किस तरीके से भारत के अंदर कपड़ा जलाया गया था, भारत की आजादी के लिए स्वदेशी के नाम पर किस तरह से अंग्रेजी कपड़ों को जलाया गया था। उस आंदोलन में तो आप शामिल थी। हाँ, ये बात अलग है कि पीठ में छुरा घोंपकर जिन्ना ने मजहब के आधार पर एक नए देश पाकिस्तान को मान लिया था, लेकिन हिंदुस्तान के इस रिजॉल्व को आप भी बहुत अच्छी तरह समझती है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंग्लैंड को यानी ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए भारत ने किस तरह से उनके सामानों को जलाया था। देखिए, आप लोग जिस तरह की बदमाशी भारत के अंदर करते हैं वो भारत में सबको पता है, हर आम इंसान जानता है। मजहब की राजनीति आप अब भी करना चाहते हैं, मजहब के नाम पर आपने देश का बंटवारा करवाया, हिंदू मुसलमानों के नाम पर आपने जमीन का बंटवारा 1947 में करवा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान सेक्युलर देश हो गया है, उसको लगता है सेक्युलरिज्म बहुत बड़ी चीज है, और उनका सेक्युलरिज्म इस्लामाबाद से चलकर रावलपिंडी तक खत्म हो जाता है। वो इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि रावलपिंडी से वहाबी कल्चर शुरू होता है, और वो वहाबी कल्चर तालिबान पे खत्म होता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के जिस प्रोविंसेस के अंदर आप देख लेंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हो, वहां पर आतंकवाद ही आतंकवाद है, क्योंकि आपने आतंकवादियों को वहां पर पाला था, चाहे अमेरिका को सबक सिखाने के लिए, चाहे रशिया को सबक सिखाने के लिए। और जो अपने घर में बबूल समझती हैं, बबूल का एक पेड़ होता है जिसमें बड़े सारे कांटे होते हैं, अगर आपने बबूल आपके अपने आंगन के अंदर बोया है, अपने खेतों के अंदर बोया है,
तो आपको उससे आम तो नहीं मिल सकता, तो अब उसमें आप भी फंसे हुए हैं। तो ये आपकी कारस्तानियों का फल है, ये आपके कारनामों का फल है, ये आपके पास्ट का फल है कि जो गलत गलत कामें किए हैं आपने। अब पाकिस्तान को एहसास तो नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिद के आधार पर बना हुआ है, मजहब के आधार पर बना हुआ नेशन है, सेक्युलर अब वो रहा नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया में जितना सुरक्षित है उतना सुरक्षित किसी भी देश का मुसलमान नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आपकी कौम में एक वहाबी ताकत है जो चाहती है कि यहाँ पर इस्लाम का राज आए, यहाँ पर शरीयत का कानून लागू हो, ऐसी सोच है। कश्मीर की प्रॉब्लम कम्युनल है, ये इस बात से स्थापित होता है। अगर वहां की प्रॉब्लम कम्युनल नहीं होती तो जो कश्मीरियत की सबसे बड़ी मिसाल थे कश्मीरी पंडित, उनको मार मार के उनके घरों से भगाया नहीं जाता, मार मार के उनके घर नहीं छीने जाते, उनकी बहू और बेटियों के साथ बलात्कार नहीं किया जाता, उनके बच्चों को तलवारों से श्रीनगर की गलियों में चीरा नहीं जाता। कश्मीर की प्रॉब्लम आपकी क्रिएट की हुई है, और कश्मीर की प्रॉब्लम एक टिपिकल कम्युनल प्रॉब्लम है। लेकिन आप चिंता मत करिए, भारत उससे भी निपटना सीख गया है। लेकिन सर आपने देखा नहीं, कश्मीर में जब भी आप किसी फ्रीडम फाइटर को शहीद करते हैं, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर बुरहान वानी फ्रीडम फाइटर था। ये तो मैं वही सुन रहा हूँ कि बुरहान वानी पोस्टमास्टर का बेटा था। जो आदमी हिंदुस्तान के कानून को ना माने और उसके खिलाफ बंदूक उठा ले, उसको फ्रीडम फाइटर कहेगी। यही सोच है जो पाकिस्तान बैशिंग के लिए हिंदुस्तान के पत्रकारों को प्रेरित करती है आरजू काज़मी। जब तक आप वहां पर कम्युनल लाइन पर डिवाइड करवाते रहेंगे, कश्मीर का रहने वाला था, उठा के रखी है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक ऐसे लोगों ने बंदूक उठाकर रखी है आरजू काज़मी, तब तक पाकिस्तान की बैशिंग भारत से होती ही रहेगी। और आप खैर मनाइए, दुआ करिए अल्लाह से कि किसी दिन ऐसा ना हो जाए जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, किसी दिन आपके 4 टुकड़े ना हो जाएं। आपको भी पता है आपके देश के अंदर वो स्थिति आ गई है। भारत को सिर्फ एक चाबी करने की जरूरत है। देखिए, गलत नाम लेंगे तो खांसी भी आ जाएगी आपको। किन लोगों के नाम ले लेती है आरजू? देखिए, सेहत भी साथ नहीं दे रही है अब आपका। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये जिहादी हैं। अगर बात करी जाए उसामा बिन लादेन, तो वो भी मेरे ख्याल से कोई इंजीनियर था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बिलियनियर फैमिली का था। तो क्यों वो लोगों को मारने लग गया? तो आप हिंदुस्तान की मुसलमानों की चिंता छोड़िए और अपने घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हर पाकिस्तानी को मिल जाए, इतनी चिंता कर लीजिए, क्योंकि सर्वाइवल आने वाले समय में आपके लिए बहुत। सर हमें पता है कि क्योंकि आप लोगों से चाइना बॉर्डर और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपसे लद्दाख वगैरह, इस वजह से मोदी जी जो है बार बार पाकिस्तान पर अटैक करने की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते हैं हर चीज में, सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मुझे एक चीज आप बताइए, अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे मेरी बात सुनो, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान इतना खुश है तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहां से यहाँ क्यों आए? इससे आप पूछती हैं कि अगर इलाहाबाद में आप ज्यादा आज होते तो शायद आप ज्यादा सशक्त होते, आज शायद ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रहे होते और आपको मुझसे स्काइप पर इस तरह जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपका खुद का एक टेलीविजन स्टेशन होता है हिंदुस्तान में। किसने किसको परेशान किया था मुझे ये भी बताइए। 21 लाख लोग जो मारे गए थे पार्टीशन के दौरान, उसका खूनी कौन है बताइए? जिन्ना का नाम लेंगे आप? 21 लाख जो पार्टीशन के दौरान मारे गए उसके खूनी जिन्ना थे, तो मारे गए 21 लाख पार्टीशन के दौरान। तो ये अगर पाकिस्तान चाहिए था मुसलमानों को तो क्या जरूरत थी? क्यों कराची भर भर के ट्रेनें आती थी, तो लाहौर से भर भर के ट्रेनें आती थी लाशों की। भारत की हिस्ट्री 800 साल के मुगल बादशाहों की आतताइयों की नहीं रही है। भारत की हिस्ट्री रही है भगवान राम की, भगवान बुद्ध की, भगवान कृष्ण की, भगवान महावीर की। इसमें बहुत छोटी छोटी जगह है, जिन औरंगजेब, जिन शेरशाह सूरी, जिन मोहम्मद बिन तुगलक, जिन कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ पढ़ के सीख सीख के अपना अपना के कम्युनिस्टों के सहारे आपने पाकिस्तान मांगा, वो आपका कल्चर नहीं था। आपके बाप दादा भी 1400 साल बदले हिंदू से ही मुसलमान बने होंगे, कहीं और से नहीं आए थे। बिल्कुल सर, भारत का कानून बहुत सशक्त है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। और वही बाबा साहब अम्बेडकर जो मोहम्मद अली जिन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं थे। आपने अपने कायदे आजम के साथ क्या किया ये भी सोच लीजिए मैडम। मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। मैंने एक बार मुशर्रफ साहब के मुंह पे कहा था यूनाइटेड नेशंस में, मैंने 2004-5 में मुशर्रफ साहब के मुंह पे यह कहा था। मैंने मुशर्रफ साहब के लिए टैग लगाया था अपने टेलीविजन चैनल आज तक पर, जब वो 2004-2005 में मनमोहन सिंह के दरमियान आए थे। मैंने उनसे कहा था कि वो हमेशा जो दिल लाते हैं वो बड़ा कड़वा और काला होता है। तो बड़ा एक मशहूर हिंदुस्तानी गाना है, आप लोग तो बड़े सुनते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। मैंने उसमें लिखा था मुशर्रफ साहब आए हैं फिर वही दिल लाए हैं।
मुशर्रफ साहब ने ऑन द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा दिल अब बदल गया है। देखिए वो तक मान चुके थे, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर नई जनरेशन पाकिस्तान की मान जाएगी ना, तो भारत और पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। देखिए मैं जानता हूं कि आम पाकिस्तानी मुसलमान रोटी और बेटी का रिश्ता रखता है भारत के साथ, पर नफरत फैलाने वाले हैं कौन? आपके यहाँ सिर्फ 3 लोगों की चलती है, वो वहाबी जो अल्लाह की बातें करते हैं गलत ढंग से, आर्मी की चलती है, और एक जमाने तक अमेरिका की चलती थी जो अब चाइना हो गया है। पहले AAA था, अब AIC हो गया है। अल्लाह, आर्मी और चाइना। पहले था अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। तो अब आपकी भी थोड़ी इक्वेशन बदल रही है। अब आप क्या है, अमेरिका तो भी कैपिटल देश था, वो पैसा कमाना, लोगों को रोजगार देना जानता था। अब तो आप इतनी बुरी गर्त में घिरे हुए हैं कि उस देश की शरण में आप जाके पहुंच गए हैं जहां पर मानवाधिकार की तो भाई बात ही नहीं है। बड़ी सड़क पर शंघाई और बीजिंग में वहां के नागरिकों को गोली मार दी जाती है। क्या आपको पता नहीं है? पता है आपको, आंख मूंद के बैठे हैं, क्योंकि कहीं से 24 घंटे के लंच और डिनर का जुगाड़ हो जाए। आपके हुक्मरान तो बस इसी बारे में सोचते रहते